Okay, so now start. Okay, so our first unit is actually linear differential equation, है ना। तो आपको बेसिकली करना क्या है इस यूनिट में, linear differential equation का solution calculate करना है. Okay, and that in that the first part is actually the linear differential equation with, okay, just let me zoom out. Okay, and in that so in that our aim is to find solution of this type of differential equation. Okay, तो यहाँ पे एक word आपको दिखाई दे रहा है which is nothing but a constant coefficient. So here we just consider a linear differential equation with constant coefficient. ये आपका initial part है. इनिशियली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप कंसिडर कर रहे हो, ओके, सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में कोएफिशिएंट में कांस्टेंट आने वाला है ना। ये आपको पता है, दिस इज द डेरिवेटिव टर्म dn और dy by dx, ये सारे डेरिवेटिव टर्म है और इनके जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो कांस्टेंट आ रहे हैं. दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ठीक है, और आपको इस सिलेबस में सारे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ही है, तो वो आइडेंटिफाई करना या है कि नहीं, ओके, दैट इज नॉट अ बिग डील. ठीक है, इसलिए ये डेफिनेशंस में जा कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा. जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही फोकस करके हम आगे जाने वाले. ठीक है, एंड इसमें भी आप क्या करते हो, आप अगर y कॉमन लेते हो, ओके, इफ आई टेक दैट y कॉमन एंड इफ आई रिप्लेस d बाई dx बाय कैपिटल D, है ना. अगर आप y कॉमन लेते हो एंड d बाई dx को कैपिटल D से रिप्लेस करते हो, वट एवर यू विल गेट इन दैट ब्रैकेट और इन अ ब्रैकेट ऑफ y, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज फाई ऑफ d. तो जो भी आपको ब्रैकेट के अंदर मिलता है वी जनरली कॉल इट एज फाई ऑफ d. फाई ऑफ d इसका मतलब ही क्या होता है, पॉलिनोमियल इन d. मतलब कैसे, आपको पता है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, व्हाट वी कॉल इट एज पॉलिनोमियल इन x. अगर सेम ने d में लिखता हूं, दैट इज से d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1, देन इट बिकम अ पॉलिनोमियल इन d. ठीक है, हाँ, अभी अप टू थर्ड स्लाइड क्या क्या आपको याद रखना है. ओके, जस्ट लेट मी इरेज दिस. अप टू थर्ड स्लाइड एक्चुअली आपको क्या याद रखना है, आपके पास एक आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा. फॉर एग्जांपल ऐसे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आने वाले, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 3 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाई इज इक्वल टू से ई रेज टू एक्स. ओके, ऐसे कुछ रैंडम में कंसिडर करें. इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आएंगे जनरली. ठीक है, आपको पहले करना क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दिस. आपको कैसे भी करके पहले इस फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि एक्चुअल थ्योरी इस फॉर्म के आगे ही स्टार्ट होने वाली है ना. सो हाउ यू कन्वर्ट दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको फाई ऑफ डी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है. इन दैट केस फर्स्ट पुट, क्या करो आप, बस क्या करो, जस्ट पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी. तो जहां पे आपको डी बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे कैपिटल डी रख दो, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे. सो हियर इन दिस केस यहाँ पे डी क्यूब है, वाई तो कॉमन, वाई तो आप साइड में रख दो, हाँ, वाई को आप साइड में रखो. डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, एज डी बाई डी एक्स इज डी, सो डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यूब. ये वाई एज इट इज. ठीक है, प्लस 3, यहाँ पे भी वाई को साइड में रख दो. डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी डी स्क्वायर, करेक्ट, y as it is, प्लस यहाँ पे 10y, इसमें डेरिवेटिव का टर्म है ही नहीं तो रिप्लेस करने का पार्ट ही नहीं आता, इज इक्वल टू e raised to x. एंड नाउ हियर इफ आई टेक y कॉमन, व्हाट यू विल गेट इन दैट ब्रैकेट टर्म, यू विल गेट d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स y इज इक्वल टू e raised to x. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फाई ऑफ d टाइम्स y इज इक्वल टू f of x. And here, if you compare this with our standard formula or standard form of linear differential equation, then you will get phi of d is equal to, क्या मिलती है phi of d की वैल्यू, phi of d is equal to d cube plus 3d square plus 10. इतना ही आपको करना है. मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्लाइड में आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फाई ऑफ डी में कैसे कन्वर्ट करना है. फाई ऑफ डी में कन्वर्ट करने के लिए बस डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी रख दो. ठीक है, सिंप्लीफाई करो, take y common, whatever you will get in that bracket term, that is your phi of d. इतना समझ में आ रहा है सबको? Yes, is this clear? आप माइक्रोफोन ऑन रखो. Okay, everyone has to answer, क्योंकि
इंटरेक्टिव लेक्चर मुझे चाहिए आपको कहीं पे भी, मतलब डोंट टेक एनी बर्डन, ओके। आपको मतलब सर क्या बोलेंगे, इतना ट्रिवियल पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, ओके। जितना भी ट्रिवियल क्वेश्चन हो आपको पूछना है, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। सी आपको ज्यादा वर्कआउट करना है ओनली ऑन यूनिट 1 एंड यूनिट 2। आफ्टर दैट कि आई डोंट वांट एनी बेस, ओके, क्योंकि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के लिए ही ज्यादातर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आने वाला है, जिसके लिए छोटी छोटी चीजों पे भी आपको फोकस करना होगा, ठीक है। आपको मैंने हर टाइम पे ये मैं बोलता हूँ कि यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद द रेगुलर स्टूडेंट्स, जब तक आप ये नॉलेज जब तक आपके पास नहीं आ जाता है ना। तो उसके लिए छोटा भी क्वेश्चन हो आपको पूछना है, एंड इट्स बेटर टू आंसर डायरेक्टली ऑन माइक्रोफोन, तो मुझे भी वो इंटरेक्टिव लगेगा, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ चुका है कि कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करना है, फाई ऑफ डी टाइम्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या था, हाँ, नाउ नेक्स्ट क्या है कि what is the solution or how you find the solution of this type of differential equation, okay, that is nothing but a general solution, okay। अभी इन दोनों वर्ड में भी डिफरेंस है, solution and general solution, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। so before that can anyone tell me the definition of or what is the difference between, can anyone tell me what is the difference between arbitrary constant and just a constant, किसी को पता है ये? Can anyone tell me the difference between arbitrary constant and just a constant? पता है किसी को? आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लर्न किया है कहीं पे डीएससी में? हाँ, यस, बट नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट। मुझे बस ये बोलो कि मतलब डिप्लोमा में आपने कहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन लर्न किया था कहीं पे भी? यस, डिफरेंशियल इक्वेशन था आपको, ओके, ठीक, हाँ, ओके। सो सी आर्बिट्री कांस्टेंट्स एंड जस्ट कांस्टेंट, इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू सिंगल रहती है, ओके, इट इज अ सिंगल वैल्यू कांस्टेंट, ओके, यू कांट असाइन एनी अदर वैल्यू टू दैट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, या ये फिक्स कांस्टेंट है, इट इज अ फिक्स कांस्टेंट, ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो 4 है, यू कांट कंसिडर इट एज अ 5 बिकॉज इट इज अ फिक्स कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट जनरली क्या होता है? इट इज अ कांस्टेंट वेयर यू कैन असाइन एनी वैल्यू टू दैट, मतलब इफ आई से दैट के इज माय आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप के को कुछ भी असाइन कर सकते हो, और सिंपली दैट इज नथिंग, इट इज अ कांस्टेंट विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, टेक एनीथिंग, ठीक है। तो या सिंपली आर्बिट्री कांस्टेंट मींस इट इज अ कांस्टेंट, ओके, वेयर यू कैन असाइन एनी वैल्यू टू दैट नंबर, एनी वैल्यू, एनी रियल में से कोई भी एक नंबर आप उसकी जगह पे रख सकते हो, ओके। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? सो इट्स सिमिलर टू वेरिएबल, ओके, वही एक आंसर जो मेरे पास आ रहा था, इट इज विच इज सिमिलर टू वेरिएबल, ठीक है। सो आर्बिट्री कांस्टेंट इज एक्चुअली अ वेरिएबल, मींस यू कैन असाइन एनी वैल्यू टू दैट नंबर, इट डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या असाइन करना है। एंड कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ फिक्स वैल्यू, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि के मेरा कांस्टेंट है, तो मुझे एंड तक के से ही वर्कआउट करना होगा, ठीक है। आई कैनॉट टेक दैट, आई कैनॉट असाइन के इक्वल टू सम एस, ठीक है, बट दैट इज अलाउड व्हेन यू कंसिडर आर्बिट्री कांस्टेंट। इसलिए जब आपने ये देखा होगा कहीं पे ना कहीं पे कि मैं कुछ जगह पे C1 लिखता था, कुछ जगह पे मैं C लिखता था, कुछ जगह पे मैं C डैश करता था, बिकॉज इट्स आर्बिट्री कांस्टेंट। ये मेरे हाथ में है ना कि मुझे क्या असाइन करना है वहां पे, है ना, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, ओके। तो कभी मैं C1 भी लिख सकता हूँ, कभी मैं log C1 भी लिख सकता हूँ, कभी मैं e raised to C1 भी लिख सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या असाइन करना है, ठीक है। सो ओके, एंड नाउ सो दिस आर डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्री एंड कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सिंपली सॉल्यूशन मींस व्हाट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस? फाई ऑफ डी टाइम्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मुझे सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? हाँ, या ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, हाँ बोलो बोलो। वैल्यू ऑफ एक्स, नो, वेट, आई थिंक it is correct, but related with this part only, okay, just one, value of y, that is the exact answer, ठीक है। फाई ऑफ डी टाइम मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब वहां पे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये कुछ तो हैंग हो रहा है। ओके, सो डीवाई बाई डी एक्स, ये अगर डेरिवेटिव टर्म आता है कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, अगर डीवाई बाई डी एक्स आता है तो अगर आप उसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना, उसका मीनिंग क्या होता है, आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इतना आप पहले याद रखो। ओके, सोल्यूशन इज सिमिलर टू y, ठीक है, एंड नाउ दैट y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ yc प्लस yb। ओके, इन दिस टॉपिक पर्टिकुलरली दैट y इज डिफाइंड बाय और y कैन बी एक्सप्रेस एज yc प्लस yb, ठीक है। ये ना रिकवर हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। ओके, हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन कैलकुलेट करना मतलब आपको y कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, मैं वो एक्सप्लेन करने वाला था। ओके, तो फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? टेल मी अ y, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस? इसका सॉल्यूशन कैन एनीवन टेल मी? बोलो, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस? ओके, मुझे डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो क्या? कैन यू टेल मी द डायरेक्ट वैल्यू? हाँ, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है ना। जीरो करने के लिए, इक्वल टू जीरो करने के लिए ये वैल्यू मुझे चाहिए माइनस साइन एक्स, है ना, इक्वल टू जीरो करने के लिए। अभी मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आना चाहिए। बोलो, टेल मी अ फंक्शन व्हिच डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। अगर मैं कॉस लेता हूं तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन एक्स। ओके, तो विदाउट सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यू कैन टेल मी दिस आंसर। सो y इक्वल टू कॉस एक्स, इट इज अ सोल्यूशन, है ना। तो y इक्वल टू कॉस एक्स आप पुट करके देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा। ओके, पहला आता है डिवाइड बाय dx, तो y का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सोल्यूशन है। हाँ, सो दिस इज जस्ट द सोल्यूशन। ओके, इफ आई कंसिडर cos x प्लस 4, कैन इट बी अ सोल्यूशन? cos x प्लस 4 अगर मैं लेता हूं, कैन इट बी अ सोल्यूशन? ये सोल्यूशन होगा? फिर से बोलो, चेक करके बोलो, आपके पास आपके। हाँ, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0 आता है ना, तो प्लस 4 ऐड करो, प्लस 10 ऐड करो, प्लस 100 ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, स्टिल इट रिमेन अ सोल्यूशन। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि करस्पॉन्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ओके, ऐसा कभी नहीं होता कि डिफरेंशियल इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग बस एक ही सोल्यूशन मिलता है। एक्चुअली देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर उस सारे सोल्यूशन को अगर मैं कंबाइन करता हूं, इफ आई कंबाइन ऑल दोज सोल्यूशन, देन इट बिकम अ जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? इट कवर्स ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड मैथमेटिकली हाउ यू एंश्योर कि मैथमेटिकली आप ये कैसे एंश्योर करोगे कि मेरे पास ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे कि नहीं आ रहे? ओके, तो उसके लिए रिजल्ट क्या है? इट इज अ सॉल्यूशन in which number of arbitrary constants okay are exactly equal to the order of the differential equation। मतलब आप यहाँ पे देखो डिवाइड बाय dx प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 में एक ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर 1 है ना। तो इसका सोल्यूशन मुझे, जनरल सोल्यूशन इसका एक्चुअली क्या आता है? y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी मुझे ऐड करना है। सो इट कंटेन ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर वन आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका? जनरल सोल्यूशन। ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं उतनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर चाहिए। ओके, दैट एंश्योर दैट सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में, सोल्यूशन में अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर 1 चाहिए। सोल्यूशन में अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर 2 चाहिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आने वाला है, तो आपको कहीं पे ये चेक नहीं करना है कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, ये ऑटोमेटिक होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो आई थिंक ओके, एंड चलो, तो ये हो गया जनरल सोल्यूशन का। Now next part is what how you define or what is the formula to find general solution of linear differential equation। तो वो solution क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर। तो आपको हर एक क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री कैलकुलेट करना है, आपको हर एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर कैलकुलेट करना है। वो दोनों की जो भी एडिशन है वो आपका जनरल सोल्यूशन होता है। दैट इज नथिंग बट y। ओके,
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है मतलब y कैलकुलेट करना है, रिमेंबर दिस। एंड वो y क्या होता है, yc प्लस yp। yc मींस कॉम्प्लीमेंट्री, yp मींस पर्टिकुलर। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री, ओके हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट कैसे करना है। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना है, आपको बस करना क्या है, फाई ऑफ डी इक्वल टू 0 कंसिडर करना है। ओके, हाउ यू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जस्ट कंसिडर फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0। आपको बस फाई ऑफ डी इक्वल टू 0 कंसिडर करना है। ठीक है, कंसिडर करने के बाद उसके रूट्स कैलकुलेट करो। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0। हाँ, it is okay, complementary function actually ensure the general solution of the given differential equation। आपको मैं आगे दिखाता हूँ, इतने जल्दी नहीं समझ में आएगा जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, और आपको चाहिए तो यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ, y से आपको क्या मिल रहा है, c1e3x प्लस c2e2x। सपोज ओके, इमेजिन करो आपने ये समझ में आ चुका है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप आ चुका और यहाँ तक आपने कैलकुलेट किया। हाँ, ओके, सो यहाँ पे जो आपका yc आ रहा है, लेट मी टेक पेन। तो यहाँ पे जो आपका yc आ रहा है ना, ओके, इस yc के वजह से ये जो सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन बनता है। रीजन क्या है, क्योंकि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं yc में, ये yc होता है, ये yp होता है। yc में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं, 2, सॉरी हाँ ना, ये टोटल yc है। हाँ, ये टोटल yc, ये डिफिकल्ट हो गया एग्जाम्पल, सिंपल लेता हूँ। फाइनल कहाँ गया, ओके, आई थिंक यहाँ पे ना, चलो जस्ट गिव मी 1 मिनट, नीचे कहीं पे ले लेता हूँ। आई वांट yc प्लस yp। हाँ, यहाँ पे देखो, तो कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को भी दिखाता हूँ, आप बस ऑर्डर याद रखो। हाँ, तो ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऑर्डर क्या है, 2 है ना। अगर मैं उसका yc और yp कैलकुलेट करता हूँ, लास्ट में मुझे ये मिल जाता है। ठीक है, जो लास्ट की लाइन है, नाउ दिस इज योर yc एंड दिस इज योर yp। और मैंने आपको क्या बोला कि yc एक्चुअली एंश्योर द जनरल सॉल्यूशन। मतलब आप देखो सॉल्यूशन में, या आपका फाइनल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और ऑर्डर क्या थी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, 2। देन ओनली वी कॉल दिस सॉल्यूशन एज जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, ओके, स्टिल इट रिमेन सॉल्यूशन, स्टिल इट रिमेन सॉल्यूशन। फिर भी ये सॉल्यूशन होता है, बट इट इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन। अभी समझ में आ गया आपको व्हाट इज द रोल ऑफ yc? हाँ, मतलब yp एक्चुअली सॉल्यूशन होता है। मैं आपको दिखाता भी हूं, अगर इससे इमेजिन नहीं हो रहा। अभी जो एग्जांपल लिया था, dy/dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0। आपने अभी क्या बोला था कि y इक्वल टू cos x, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, बट जब तक मैं c ऐड नहीं करता हूं, ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा, खाली सॉल्यूशन रहेगा। इट इज नॉट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्लस सी ऐड करने के बाद ही वो क्या बनता है, जनरल सॉल्यूशन। अदरवाइज इट इज जस्ट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब आप सी ऐड करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से एक्चुअली आपको वो जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। बट इसमें एक और रिजल्ट है, क्योंकि अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं, बट इसमें एक और रिजल्ट है। आप अगर ये बोलते हो, जैसे कि इसमें मैंने आपको बोला था कि ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और आपको मैंने क्या बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री का कुछ ज्यादा रोल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री से बस आपको जनरल सॉल्यूशन मिलता है। इसका मतलब क्या कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री में यहां से डिलीट भी करता हूं तभी आपको सॉल्यूशन मिलता है। बट अगर आप yp डिलीट करते हो, कैन इट बी अ सॉल्यूशन? हाँ, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कहीं पे सिलेबस में नहीं है, बट yc एक्चुअली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये कौन से केस में सॉल्यूशन होता है, ये भी आने वाला है आगे कि yc कौन से केस में सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हाँ, बट इन जनरल yc इज नॉट द सॉल्यूशन। yc प्लस yp इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और yc को अगर आप डिलीट भी करते हो, स्टिल इट रिमेन अ सॉल्यूशन। ओके, बट यू कांट डिलीट yp। तो अगर yp एग्जिस्ट हो रहा है तो आपको वो कैलकुलेट ही करना पड़ता है। तो ठीक है, एंड दैट इज द रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो इसलिए हमने वो yc भी ऐड किया है, सो दैट यू विल गेट द जनरल सॉल्यूशन। ओके, यानी कैलकुलेट कैसे करना है, जस्ट कंसिडर फाई ऑफ डी इक्वल टू 0। उसके अपने शायद वीडियो देखा होगा, उसके रूट्स कैलकुलेट करो। नाउ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द रूट्स, यू हैव टू राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, अभी उसके ऊपर मैं डायरेक्टली एग्जांपल्स लेने वाला हूं,
आप मुझे बस बोलो कि क्या क्या लिखना है, या मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ ये कुछ टेबल मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ इसमें क्या है इस पूरे टेबल में। हाँ ओके, तो फर्स्ट केस क्या है, अगर आपका रूट रियल नंबर आता है तो क्या करना है, ठीक है। रियल नंबर आता है, रूट रियल नंबर आता है, डी जो रूट्स आप कैलकुलेट करो लाइक से 2 3 4 ऐसे अगर आपके पास रूट्स आते हैं तो आपको क्या करना है, वाई से में लिखते समय ओके, हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग टर्म आपको लिखना है ई रेस टू 2x, जो भी नंबर आता है वो मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू दैट नंबर इनटू x, ठीक है, हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग। अगर 3 आता है तो आपके पास आ जाएगा ई रेस टू 3x, 4 आता है तो आपके पास आ जाएगा ई रेस टू 4x, और इन सब की आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है। Okay, this is the rule. This is the rule to write the complementary function. Okay, इसका कोई प्रूफ नहीं होगा बिकॉज दिस इज एक्चुअली द रूल टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हाँ अभी नेक्स्ट क्या है, तो जितने नंबर्स थे उतने नंबर्स को मैंने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, इनका कोएफिशिएंट आपको डिसाइड करना है, ठीक है। वो कोएफिशिएंट डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना है कि रूट रिपीटेशन में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई भी रूट रिपीटेशन में आ रहा है, ठीक है, सो इफ एनी रूट इज रिपीटेड से के टाइम्स, अगर कोई भी रूट आपका करो कि के टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसके कोएफिशिएंट में के माइनस 1 की पॉलिनोमियल आनी चाहिए उसके कोएफिशिएंट में। हाँ सी एक्सपोनेंशियल, ओके अभी एक्सपोनेंशियल ही इज द ओनली फंक्शन ओके हुज डेरिवेटिव रिमेन सेम, है ना। ये यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगर आप लेते हो ना वो 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स ही आता है, कितने बार भी डिफरेंशिएट करो ई रेस टू 2x का टर्म फिर से रिपीट होता है, ठीक है। एंड दैट बिकॉज ऑफ दिस ओनली वाई सी प्लस वाई पी बिकम सोल्यूशन। मतलब आप देखो ना कि मैंने एक वाई पी कैलकुलेट किया, वाई पी एक सोल्यूशन है, ओके इसका मतलब वाई पी में कुछ भी, वाई पी में अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूं तो चलेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। आपने अभी बोला था कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी उसका सोल्यूशन है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि ये जो c आता है इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब yc एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर आप साइन एक्स में ऐड करते हो इट रिमेन एज अ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा। जब आप yp में yc ऐड करते हो स्टिल इट रिमेन अ सोल्यूशन, ओके। तो वो जो स्पेशल फंक्शन होता है ना इट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके वो इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप चाहो तो चेक करो या आप बाद में भी वर्कआउट कर सकते हो इजीली, आप चाहो तो चेक करो। अगर आप यहाँ पर रैंडम log x भी ऐड करते हो ना, ठीक है, वो अगर आप यहाँ पे log x ऐड करते हो ना इट विल नॉट रिमेन एज अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं। हाँ? मतलब e रेस टू एक्स क्यों स्पेशल है, क्योंकि e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही आता है, दैट्स व्हाई e रेस टू एक्स इज स्पेशल, ठीक है। एंड वो क्या होता है, कॉमन आने के बाद है ना कैंसिल हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट e रेस टू एक्स इंटू के इज इक्वल टू 0, ओके। अगर मैं ऐसे कंसिडर करता हूं, आपको पता ही है कि e रेस टू एक्स इज नेवर 0, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत मतलब ज़्यादा थियरी है, ठीक है, और हमें उतना टाइम नहीं है कि वी कैन गो इन डिटेल अबाउट दैट, तो इसलिए विल डायरेक्टली फोकस ऑन द रूल्स, हमें ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाना है, ओके। तो पहला पार्ट क्या था कि अगर आपके पास ऐसे कुछ रूट्स आ जाते हैं लाइक से 2 3 4, तो आपको करस्पॉन्डिंग वाई सी क्या लिखना है, ओके। हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग c1 ई रेस टू 2x, नेक्स्ट c2 ई रेस टू 3x, नेक्स्ट c3 ई रेस टू 4x। और ये सीक्वेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो रैंडमली स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने लिखा होगा c1 ई रेस टू 4x पहले, ये भी करेक्ट है, c1 ई रेस टू 4x, c2 ई रेस टू 2x रैंडम, c3 ई रेस टू 3x। बस इतना इंश्योर करो कि सारे के सारे नंबर्स आपको कवर करने, ठीक है। हाँ तो अगर रियल नंबर है रिपीटेशन में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे लिखना है। तो ऑब्वियसली आपकी नेक्स्ट केस क्या होगी, अगर वो नंबर रिपीटेशन में आ रहा है तो क्या करना है, ओके। सो अगर वो नंबर आपका रिपीटेशन में आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो आपका कोएफिशिएंट है ना, ओके, दैट कोएफिशिएंट यू हैव टू रिप्लेस बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k minus 1. If it is repeated k times, then replace that coefficient by a polynomial of degree k minus 1. बट उसके लिए आपको पहले polynomials in arbitrary constant का मीनिंग क्या है वो समझ में आना चाहिए, ओके। सो a polynomial of degree 1 क्या होती है, c1 plus c2x, यही लिखना है, ओके। दिस इज ऑल्सो फिक्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फिक्स। polynomial of degree 2 का मीनिंग क्या होता है, c1 plus c2x plus c3
एक्स स्क्वायर, डिग्री 2 तक जाना है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का मीनिंग क्या होता है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब, देन इट बिकम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो अगर कोई भी नंबर k टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसके कोएफिशिएंट में आपको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1 कंसिडर करनी है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 2 2 2 3 टाइम्स, 3 3 2 टाइम्स एंड 5 एंड 7, ठीक है। तो जब भी आप इसका सोल्यूशन लिखते हो, जब भी आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हो, ओके, आपको ये तो पता है कि डिस्टिंक्ट कितने, देयर आर ओनली 4 डिस्टिंक्ट नंबर आर देयर। 2 आ रहा है मतलब e⁻²2x तो आने ही वाला है, 3 आ रहा है मतलब e⁻3x भी आने ही वाला है ना, 5 आ रहा है मतलब e⁻5x भी आने ही वाला है, 7 आ रहा है मतलब e⁻7x भी आने वाला है। अभी बस आपको कोएफिशिएंट लिखने हैं, ओके। e⁻2x के लिए ये जो 2 रूट है ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हाँ बोलो बोलो, यस, okay, so here this 2 is repeated 3 times. It means here you have to consider a coefficient as a polynomial of degree 2. तो क्या आएगी वो polynomial, c1 plus c2x plus c3x square, है ना। यहाँ पे देखो which in between आपको प्लस साइन देना ही है। यहाँ पे since that root is repeated 2 times, so consider a polynomial of degree 1, that is अभी आगे के नंबर्स लेने, c3 तक आपने यूज किया है तो नेक्स्ट नंबर होगा c4 प्लस c5x। ये डिस्टिंक्ट है, रिपीटेशन में नहीं आ रहा तो एक ही नंबर आएगा c6 प्लस c7, ठीक है। ये भी आप रैंडमली स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप 7 से भी स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो, k से भी स्टार्ट करो, दैट डजंट मैटर। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट? I think there is a network issue. Just give me 1 minute. Okay, am I audible now? Okay. So let me share. Let me erase. Okay. So I will start again. If suppose my बोलो बोलो बोलो, recording start, already started. So d is equal to 2, 2, 2, 3, 3, 5 and 7. सपोज आपके पास ऐसे रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग y से कैसे लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 2 है ना, तो हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको e⁻ नंबर इनटू x तो कंपलसरी लिखना है, दिस इज द रूल, ठीक है। आपका भी बस इसका कोएफिशिएंट डिसाइड करना है। अगर वो इफ दैट रूट इज नॉन रिपीटेड तो कोएफिशिएंट में बस एक सिंगल नंबर आता है, दैट इज नथिंग बट ci, है ना। बट इफ इट इज रिपीटेड, say if it is repeated k times, then you have to consider a polynomial of degree k-1, जैसे कि यहाँ पे that number 2 is repeated 3 times, it means you have to consider the coefficient as polynomial of degree 2। तो क्या आने वाली है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस कम टू नेक्स्ट नंबर क्या है, 3x, 3 है सॉरी, तो उसके करस्पॉन्डिंग e⁻3x तो आने वाला है। नाउ दैट रूट इज रिपीटेड 2 times, therefore you have to consider the coefficient as polynomial of degree 1, तो वो क्या आने वाली है, c4 प्लस c5x, ओके। अब ये नंबरिंग आपके ऊपर डिपेंड है, आपको बस स्टार्ट करना है 1 से, 1 2 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, ऐसे। नेक्स्ट क्या है, 5 है, तो e⁻5x तो आने ही वाला है, ओके, बट ये नॉन रिपीटेड रूट है तो एक ही कोएफिशिएंट आएगा c6। नेक्स्ट है 7, तो आने वाला है e⁻7x, अगेन ये नॉन रिपीटेड है तो एक ही कोएफिशिएंट आएगा c7। अगेन दिस सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप पहले चाहो तो यहाँ से स्टार्ट करो,
फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ओके, और मुझे बोलो कि क्या उसका आंसर आएगा। -1 -1 5 say 7/2, 7/2. So can anyone try this? What is the complementary function? क्या आएगा यहाँ पे? Yes? X square. Very good, because that root is repeated 3 times. कोएफिशिएंट में क्या लिखना है? C4 प्लस C5 प्लस C6x as it is repeated 2 times and e raised to 7/2 into x. ठीक है, सो ऐसे आपको कंटिन्यू करना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इज दिस क्लियर? रियल का भी समझ में आ चुका है, डिस्टिंक्ट है तो एक ही नंबर आता है कोएफिशिएंट में, रिपीटेशन में आता है तो बस आपको एक पॉलिनोमियल कंसिडर करनी है। ओके, विच इज लेस देन दी रिपीटेशन, जितने बार वो रिपीट हो रहा है उससे बस 1 नंबर लेस करके पॉलिनोमियल कंसिडर करो। ओके, नेक्स्ट इज अभी कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है वो देखना है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में ही कंसिडर करो, मतलब अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा, इसको आपको एक सिंगल रूट कंसिडर करना है जब आप कॉम्प्लेक्स में जाते हो तब। ठीक है, इनको सेपरेट मत करो, जब आप इनको सेपरेट करोगे तब वो टोटली रॉन्ग आंसर देगा आपको। ठीक है, तो अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा कंसिडर इट एज अ सिंगल रूट। फिर ये देखो कि ये कितने बार रिपीट हो रहा है। ओके, एंड हाउ यू राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स रूट। तो रूल क्या है बेसिकली, जो पहला रियल नंबर का पार्ट है उसको एक्सपोनेंशियल में जाने दो, जैसे हमने प्रीवियसली किया था रियल नंबर के केस में। रियल नंबर का पार्ट था इसलिए e raised to अल्फा x लिया था। फिर जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब i का जो कोएफिशिएंट है, उसके लिए क्या लिखना है, c1 cos, या एज इट इज ले लो नंबर बीटा जो भी है, इंटू x करो, प्लस c2 साइन, टेक दैट नंबर एज इट, या सिंपली यही कॉपी करना है, cos की जगह पे साइन रखो बस। दिस इज द रूल टू राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, आई विल टेक वन पर्टिकुलर एग्जांपल इसके इंस्टेड ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक 2 प्लस और माइनस 3i प्लस और माइनस i प्लस और माइनस i 2 3, यार ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज माय कॉम्प्लीमेंट? यस, बोलो। हाँ, पहले ये देखो कि कितने बार रिपीट हो रहा है। इज दिस रूट रिपीटेड? नो, आ रहा है, सो नॉन रिपीटेड रूट है। तो क्या लिखना है, e raised to 2x इन ब्रैकेट 3x, हाँ बेटा मतलब 3, c2 साइन 3x प्लस, अभी जो नेक्स्ट आ रहा है प्लस और माइनस i, एक्चुअली दिस रूट इज रिपीटेड 2 टाइम्स। 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है कि जो कोएफिशिएंट आप लिखते हो ना अभी, उसके जगह पे क्या आने वाली है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। Okay, now take your time and tell me this next step. Good. C4 प्लस, नहीं C4, ठीक है, आपने अगर C4, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हो रहा है ना, हाँ, तो C4 प्लस C5x पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इंटू cos x, हाँ, प्लस सेम रिपीट करना है, cos की जगह पे साइन, और ये नंबर आगे के ले लो, तो C6 C7x sin x, और लास्ट में तो ये डिस्टिंक्ट है, नॉन रिपीटेड है, एक एक नंबर आएगा कोएफिशिएंट में, तो C8 e raised to 2x प्लस C9 e raised to 3x। इतना लॉजिक है, मतलब अगर आपको रियल का समझ में आता है ना, इसमें कुछ ज्यादा एडवांस नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे ये याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट बाहर लेना है, मतलब e raised to 2x में रियल पार्ट एडजस्ट होता है, और C1 cos प्लस C2 साइन में इमेजिनरी पार्ट एडजस्ट होता है। ठीक है, एंड नाउ ओके, ये जाने दो। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, तो अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की इसमें मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी तक आपने क्या लर्न किया कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता क्या है,
ठीक है। कैन एनीवन टेल मी हाउ यू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? क्या रिजल्ट था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए? जस्ट कैलकुलेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बस इतना याद रखो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट कैसे होता है? जस्ट फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाई ऑफ डी इक्वल टू 0। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज मीन बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि इन दोनों के एडिशन जो आने वाली है दैट इज योर वाई, क्योंकि आपका यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज yc प्लस yp। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ yp? yp की डेफिनेशन क्या है? yp की डेफिनेशन क्या है? यह आपका होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाई ऑफ डी टाइम्स y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसमें yp, हाउ यू डिफाइन योर yp? yp बेसिकली क्या होता है? 1 अपॉन फाई ऑफ डी। सिंपल क्या है? ये बस यहाँ पे शिफ्ट करो, यू विल गेट y। जो y मिलता है वही yp होता है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू yp इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ऑफ डी इंटू f ऑफ x। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस टू डेफिनेशन। yc क्या होता है? yc इज रूट्स ऑफ दिस एंड yp क्या होता है? 1 अपॉन फाई ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ विल टेक वन एग्जाम्पल और फिर आप मुझसे मुझे बोलो कि yp क्या आने वाला, yc क्या आने वाला है, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस। एक आपको मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके देता हूं, देन रिमेनिंग यू कैन ट्राई। तो पहले कभी भी याद रखो, डिवाई बाई डी एक्स के अगर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उसको कैपिटल डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? जस्ट पुट कैपिटल डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। सो इट बिकम क्या मिलेगा? ये डी स्क्वायर वाई माइनस 5dy प्लस 6y इज इक्वल टू 0। नाउ जस्ट टेक y कॉमन, यू विल गेट डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको आपके स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हो, दैट इज फाई ऑफ डी टाइम्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अब आपको समझ में आएगा कि आपका फाई ऑफ डी क्या है। बेसिकली यही है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये होता है आपका फाई ऑफ डी। नाउ पहले आपको कैलकुलेट करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करो? जस्ट कंसिडर फाई ऑफ डी टू 0। ये याद ही रखो जब भी आपको, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर आप ये वर्ड ऐड करते हो तो और भी अच्छा रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन, फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0, ओके। दैट इज नथिंग बट डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके रूट्स आप कैल्शियम में कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। एवरीवन ये पता है सबको? अब ये ट्रिवियल है, डोंट go for this particular example, but this is trivial, but everyone knows how to find the roots of polynomial function। कैल्स में पता है सबको? हाँ, ठीक है। कुछ और फंक्शन आपको बोलता हूँ कि जैसे कि ये ये आपका ओके। कैल्स में कुछ फंक्शंस में आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। इसमें जब आप मोड में जाते हो, ठीक है, मैथ्स के लिए क्या क्या इंश्योर करना है? हमेशा कैल्सी स्टार्ट करने से पहले मोड में जाओ एंड प्रेस 1। इसका मीनिंग क्या है? किसी को पता है? कॉम्प का मीनिंग क्या होता है? प्रेस 1 मतलब कॉम्प मोड मतलब क्या होता है? पता ही है? टेल मी यस और नो। हाँ, कॉम्प मतलब क्या है? आप, क्योंकि कैल्शियम में जनरली इस कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन आपके होते हैं ना, वो डिफरेंट मोड में होते हैं। मतलब अगर आपको मैट्रिक्स के करने तो मैट्रिक्स मोड में जाना पड़ता है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स के करने तो कॉम्प्लेक्स मोड में जाना पड़ता है, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के करने तो स्टैटिस्टिक्स मोड में जाना पड़ता है, अगर आपको इक्वेशन के करने तो इक्वेशन मोड में जाना पड़ता है, ओके। बट अगर आपको सारे मोड से बाहर आना है, इफ यू वांट और इफ यू वांट टू कम आउट फ्रॉम ऑल दिस मोड्स, देन यू हैव टू प्रेस दिस 1। तो इसलिए जब भी कैल्सी यूज करना है, ओके, हमेशा 1 करो तो आप सारे मोड से बाहर आ जाओगे। तो मतलब हाँ हाँ, यू कैन कॉल इट एज रीसेट आल्सो, बट ये मोड से बाहर आपको लेके आता है या आपके कंप्यूटिंग मोड में लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन का जो मोड है वो 5th में आपको दिखाई दे रहा है। सो जस्ट प्रेस 5, ठीक है। तो यहाँ पे
थ्री का यूज करके आप सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो, और 4 का यूज करके आप थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट करते हो, जो इससे एडवांस वर्जन है EX। ओके, यूजिंग दैट यू कैन फाइंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 आल्सो। ठीक है, तो दैट इज दी ओनली एडवांस पार्ट। तो यहाँ पे अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बस आपको कोएफिशिएंट डालने हैं, जस्ट पुट द कोएफिशिएंट। यहाँ पे थे मेरे पास डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है विच इज 1, नेक्स्ट d का कोएफिशिएंट -5 प्रेस इक्वल, देन कांस्टेंट 6 प्रेस इक्वल and press equal, so you will get that your first root as 3 and second as 2। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ आगे, अभी के लिए। so you will get 2 and 3। okay, so your roots are 2 and 3, so your complementary function is yc is equal to c1 e raised to c3 e raised to 3x। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट। जब आप जब आप इसका पर्टिकुलर ट्राई करोगे तो पर्टिकुलर का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल? 1/5 ऑफ d इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना? हाँ, बट व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इन दिस केस? नहीं, पहले मुझे बोले। हाँ, वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन दिस केस व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? इस क्वेश्चन में राइट साइड में क्या है? 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे yp आपका क्या आएगा? 0 आएगा। इट मीन्स व्हेन योर RHS इज 0, इन दैट केस यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट ओनली वन वैल्यू। आपको उस केस में बस yc कैलकुलेट करना है और आपका फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा? y इक्वल टू yc, बिकॉज दिस सेकंड नंबर इज 0। तो आपको yp कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, इज दिस क्लियर? व्हेन योर RHS इज 0, जस्ट कैलकुलेट yc, दैट इज योर फाइनल सोल्यूशन। वही आपका फाइनल जनरल सोल्यूशन है। ओके, तो अभी आपको यह भी समझ में आ चुका है कि कौन से केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका एक्चुअली जनरल सॉल्यूशन बनता है। ओके, व्हेन योर RHS इज 0, ओनली इन दैट केस योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बिकम अ जनरल सॉल्यूशन। बट इफ योर RHS इज नॉन जीरो, yc प्लस yp बिकम द जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम होगी। ये आपने रीड भी किया होगा। ठीक है, मुझे क्या एक्सप्लेन करना है कि डिग्री 3 में रिपीटेशन में अगर रूट्स आ जाते हैं तो हाउ यू आइडेंटिफाई दैट। ओके, सो अभी आप देखो ये सारे कैल्शियम करवा सॉल्व। सो आपको ज़्यादा उसमें बर्डन नहीं लेना कि ये सब कुछ मैंने सिंथेटिक डिवीजन किया है। डोंट गो इन दैट पार्ट, नो नीड टू प्रिपेयर द सिंथेटिक डिवीजन। ये कैल्शियम में डालो। ओके, आप बोलोगे अभी डिग्री 4 का कैल्शियम है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहां पे डिग्री 4 है बट स्टिल यू कैन फाइंड दोज रूट्स यूजिंग से सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी हाउ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑन सब्स्टिट्यूशन? मतलब कि जैसे कि इस पॉलिनोमियल का रूट में सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेट कर सकता हूं, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? एनी हिंट? जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मुझे इस पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट करने थे, बट मुझे क्या समझ में आ रहा है कि कैल्शियम में तो ये फंक्शन है ही नहीं। तो ये इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स रख दिया था जस्ट फॉर राइटिंग पर्पज। सो नाउ इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ओके, फिर मुझे इसका फॉर्मूला पता है, इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस बी होल स्क्वायर। फिर मैंने d को फिर से x को फिर से रिप्लेस किया था d स्क्वायर से, देन इट बिकम d स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट d स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4। और फिर इसके रूट्स मैंने कैलकुलेट किए, विच आर प्लस और माइनस 2i प्लस और माइनस 2i। मेरा क्वेश्चन क्या था कि आपको ये कैसे समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे एक डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट करके मुझे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा? हाउ यू आइडेंटिफाई दिस? कैन यू डू? हाँ, इस केस में पॉसिबल है क्या? डी रेज टू 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16d क्यूब अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर चलो d क्यूब लेता हूँ, d स्क्वायर, इसमें पॉसिबल है क्या वो? वेदर यू ट्राई कैन सो कैन यू फाइंड रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग दिस मेथड?
डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहाँ पे है पॉसिबल? क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, मतलब सिंपली क्या है, ये सारे फंक्शन डी स्क्वायर को अगर पुट करना है ना तो वो डी स्क्वायर के मल्टीपल में चाहिए, है ना। ये 2 के मल्टीपल में है, बट ये 2 के मल्टीपल में नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर सारे टर्म्स 2 के मल्टीपल में आते तो ही ये मेथड पॉसिबल है। तो ये आपको इजीली गेस हो जाएगा, है ना। मतलब 2 के मल्टीपल में मतलब क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 लाइक दिस। अगर इस फॉर्मेट में नंबर्स आ रहे हैं तो ही इस मेथड से आप जा सकते हो। ठीक है, तो नाउ काय असं येणारच नाही। सी, एट द एंड ये भी इंश्योर होता है कि जो इक्वेशन या जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आ रहा है ना, उसके रूट्स आप इजीली कैलकुलेट कर सको। आपको भी पता है कि ऐसे भी कुछ पॉलिनॉमियल्स हैं जिनका रूट्स कैलकुलेट करना कभी कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको आने ही नहीं वाले। जिनका पॉसिबल है, जिनका मतलब कैलसी से सॉल्व हो रहा है, या जिनका ये इस लॉजिक से सॉल्व हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। क्योंकि ये उनको भी पता होता है कि अगर रैंडम कोई एग्जांपल आ जाता है वहां पे, okay, जिनका आपको रूट्स ही नहीं पता कैसे कैलकुलेट करना है, सो इट टेक्स टाइम, है ना। केस में वो टाइम लेगा। हाँ, ये ना, ओके। इसमें क्या था, ओके, इसमें बोलता हूं मैं क्या था। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, अभी यहाँ पे डिग्री 4 थी, है ना। डिग्री 4 थी, उसके वजह से आप ये कैल्शियम में तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देयर इज वन मोर वे टू फाइंड रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल, बट उसके लिए कंडीशन है। रैंडमली सारे केस में वो पॉसिबल नहीं, मतलब ये जो अप्रोच यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने किया है ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी केस। ठीक है, तो आपका ऑब्वियस क्वेश्चन क्या होगा कि कौन से केस में ये पॉसिबल है। ओके, जिस केस में डी की पावर इवन आती है तो ही वो पॉसिबल है। अभी आप देखो यहाँ पे सारे टर्म्स में डी की पावर इवन है, डी रेस टू 4, डी स्क्वायर, यहाँ पे है नहीं, मतलब डी रेस टू 0। सो सारे टर्म्स की पावर क्या है, इवन है, तो ही आपका ये अप्रोच पॉसिबल है। ओके, अब ये अप्रोच क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या गिवन था, डी रेस टू 4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16। आपको इस पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट करने थे। ठीक है, डिग्री 4 था, इसलिए आपको आपका इक्वेशन कैल्सी में तो नहीं हो रहा है। ओके, अगर कैल्सी में नहीं हो रहा है तो लास्ट आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप क्या करो, देखो कि सारे टर्म्स की डिग्री इवन है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे सारे टर्म्स की डिग्री इवन आ रही है, 4a 2a मतलब इवन आ रही है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, यू कैन पुट डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जस्ट फॉर राइटिंग पर्पज। आप उसके जगह पे एक्स रख सकते हो। तब आपको क्या मिलता है, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ ये तो आपको पता ही है, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या है, x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बट x आपका क्या था ओरिजिनली, x आपका डी स्क्वायर था, सो इट इज एक्चुअली डी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज एक्चुअली स्क्वायर है, मतलब आप कैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4। फिर इसके रूट्स कैलकुलेट करो, विचार, या आप कैल्सी में करो अगर आपको नहीं पता है तो, प्लस और माइनस 2y। इसके भी कैलकुलेट करो, प्लस और माइनस 2y, एंड यू विल गेट दिस। सो दिस इज जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स। रीअरेंज करके बस मैंने लिखा है आपको। आप यहां से भी डायरेक्टली यहां तक जंप कर सकते हो। ओके, अगर आप दिस इज एक्चुअली डी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली यहां से यहां पे भी आ सकते हो। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर और नॉट? बस इतना याद रखो, इवन पावर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू सॉल्व दैट एग्जांपल यूजिंग दिस अप्रोच। ठीक है, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे, हाँ, बिकॉज डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कभी रियल में पॉसिबल है क्या? स्क्वायर ऑफ द नंबर इज निगेटिव। अभी मैं आप सबको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको मुझे आंसर देना है। कहीं पे, हाँ, तो कैल्सी है तो कैल्सी साथ पे रखो। जस्ट गिव मी 1 मिनट टू चेक। मुझे आपसे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन चाहिए, तो आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट।
पॉसिबल। सो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। करो जल्दी से और मुझे आंसर बोलो। मुझे बस पहले रूट्स बोलो क्या आ रहे हैं, मुझे पहले इतना चाहिए। जस्ट टेल मी द रूट्स। डू इट, टेल मी क्विकली। ये भी ज्यादा ट्रिवियल हो गया। ओके लेट मी, ओके ठीक है ये सॉल्व करो, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे रूट्स बोलो फाइनल क्या आ रहे हैं। इज इट करेक्ट ऑदर, इज इट करेक्ट? फिर से एक बार चेक करो। ठीक है तो आपका वाईसी क्या आएगा, आप मुझे आंसर बोलो, फिर मैं बोलता हूँ ये करेक्ट है कि नहीं। वाईसी बोलो, वाईसी बोलो। ओके करेक्ट है, इज दिस करेक्ट? आप मुझे फाइनली बोलो, मुझे आपसे चाहिए। ओके अभी आपने ये आंसर दिया, मैंने उसके करस्पॉन्डिंग वाई से लिखा। हाँ क्या प्रॉब्लम, इस वाइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस वाइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसके लिए तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी जनरल सॉल्यूशन की। इस वाइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वेरी गुड, क्योंकि इसकी ऑर्डर 3 है ना। हाँ बिकॉज दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर 3, तो यहाँ पे कंपलसरी C3 आना चाहिए। तो क्या करना होगा मुझे, तो क्या करना होगा? व्हाट इज माय थर्ड रूट, व्हाट इज माय थर्ड रूट? व्हाट इज माय थर्ड रूट? कैसे आइडेंटिफाई किया थर्ड रूट 0 आ रहा है? कैल्शियम में कितने रूट दिखा रहा है वो? कैल्शियम में 2 ही दिखा रहा है ना, जो आपने पहले बोला था। हाँ तो यही तो एक ड्रॉबैक है कैल्शियम का, कि कैल्शियम में आपको बस डिस्टिंक्ट रूट ही समझ में आते हैं। कैल्शियम ये नहीं शो करता कि थर्ड रूट आपका ये, क्योंकि अगर कैल्शियम में यही 2 रूट आ रहे हैं, कि मैं आपको पहले उसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। कैल्शियम में अगर आप इसको डालते हो ना तो आपको यही 2 रूट मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड रूट आपका आने वाला है ना, ओके उसकी वैल्यू आइदर 0 होगी या -1 होगी, वो रिपीटेशन में होगा। वो थर्ड रूट एक तो आपका 0 होगा, ये तो आपका एक, या तो आपका -1 होगा। अभी मुझे एक ऐसी ट्रिक चाहिए, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करके ले लेता हूँ। क्या थी वो पॉलिनोमियल डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0। तो जो आपका सेकंड रूट है यहाँ पे तो वो ट्रिबल था, आपको बस डी कॉमन लेना था, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, तभी आपको समझ में आता कि एक रूट डी इक्वल टू 0 आने वाला है, और ये डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस 1 होल स्क्वायर है, मतलब -1 आने वाला है। मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे थर्ड रूट -1 ही आना चाहिए। ठीक है हाँ, फिर से आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, अभी के लिए होल्ड पे रखो। जस्ट कैलकुलेट रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये मैंने दिया है डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4 इक्वल टू 0। जस्ट टेल मी रूट्स ऑफ दिस। आप कैल्शियम में ट्राई करो, मुझे बोलो क्या, फिर मैं कंबाइन आंसर देता हूँ। इसके रूट्स आप कैल्शियम में कैलकुलेट करो, टेल मी दोज रूट्स। कैल्शियम में जैसे आ रहा है वैसे ही बोलो। वन एंड टू, हाँ बट आपको क्या पता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसका मतलब यहाँ पे कितने रूट चाहिए? 3 रूट चाहिए। बट कैल्शियम में तो 2 ही आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड रूट होगा वो थर्ड रूट एक तो 1 होगा या तो 2 होगा। ये तो क्लियर है कि जो थर्ड रूट आपका आने वाला है ना, वो आइदर 1 होगा या आइदर 2 होगा। माय क्वेश्चन इज हाउ यू एंश्योर दैट कि वो 1 ही आने वाला है या 2 ही आने वाला है? कभी आपने सोचा था कि ऐसा होगा? बोलो, एनी आइडिया? कैल्शियम में तो 2 ही दिखा रहा है,
बट आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो थर्ड रूट मेरा 1 ही है या थर्ड रूट मेरा 2 आने वाला है? हाउ यू आइडेंटिफाई? ये तो क्लियर है कि इसका आंसर एक तो 1 आने वाला है या 2 आने वाला है। किसी को पता है? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, तो आप ये कहीं पे लिखो, ये शायद पीपीटी में नहीं है, बट दोज रेगुलर स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, आप ये कहीं पे लिखो। इस केस में क्या करना है मैं आपको बोलता हूँ। आप क्या करो, ये जो गिवन पॉलिनोमियल इसको डिफरेंशिएट करो। बोलो क्या डेरिवेटिव आने वाला है? डेरिवेटिव बोलो। 3d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 8 इक्वल टू 0। अभी आप चेक करो कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल अगर 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 आपका थर्ड रूट होगा, अगर 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 आपका थर्ड रूट होगा। अभी बोलो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? 1 सेटिस्फाई कर रहा है या 2 सेटिस्फाई कर रहा है? ये डेरिवेटिव लेने के बाद जो पॉलिनोमियल आपको मिलती है, ओके, उसी पॉलिनोमियल में फिर से ये रूट्स पुट करने, जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका थर्ड रूट होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। ओके, तो आप चेक करो 2 एक्चुअली सेटिस्फाइज दिस बिकॉज 3 into 2 मीन्स 4 माइनस 10 into 2 प्लस 8। ओके, कितना आ रहा है ये? 20 माइनस 20। ओके, सो 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये थर्ड रूट कंपल्सरी 2 चाहिए, तब जाके आप इसका y से लिख पाओगे। ओके, सो राइट डाउन समवेयर, आप अपने लैंग्वेज में लिखो ये कहीं पे। हाँ, क्या करना है, थर्ड रूट कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, एक ही बार। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो दो वैल्यूज थे आपके पास 1 by 1 उसमें पुट करो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका थर्ड रूट होगा। क्लियर है? दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे टू चेक दैट थर्ड रूट। ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। आप ये नहीं इमेजिन कर सकते हो कि मतलब मेरे पास लास्ट टाइम आंसर क्या क्या आ रहे थे कि सर कैल्शियम में जो सेकंड पे आता है वही रिपीटेशन में आता है, कैल्शियम में जो फर्स्ट में आता है वही रिपीटेशन में आता है। ओके, ये कुछ भी करेक्ट नहीं है। कुछ कैल्शियम में मतलब मुझे पता नहीं, अभी लेटेस्ट में वो होने वाला था, ये फंक्शन भी ऐड होने वाला था, बट आई डोंट नो वेदर इट इज एडेड और नॉट, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट बिकॉज यू कांट आइडेंटिफाई दैट थर्ड रिपीटेड रूट। अगर गलती से भी आपने यहाँ पे 1 लिखा, थर्ड में 1 लिखा, तो वो टोटली रॉन्ग होगा, यू विल गेट 0 मार्क्स, कुछ भी नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, नाउ आई थिंक आज के लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री तो आपका परफेक्ट हो गया, ये तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। एनी डाउट इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? एनी डाउट? ओके, नाउ 1 minute, आई थिंक आज के लेक्चर में बस मैं जनरल मेथड ले लेता हूँ एंड देन विल स्टॉप टुडे। फिर शॉर्टकट एंड मेथड ऑफ पैरामीटर देखते हैं नेक्स्ट इसमें कब शेड्यूल होता है। बट शॉर्टकट और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, आप अगर वो देख भी लेते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट 100% समझ में आ जाएगा बिकॉज एक्चुअल लेक्चर और इसमें डिफरेंस होता है। तो अब एक बार देखो, जितना आपको समझ में आ रहा है दैट विल बी हेल्पफुल। बट अभी आपको एक स्टार्टअप मिल जाएगा, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया मतलब आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब अभी आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, क्योंकि प्रीवियस सारे एग्जाम्पल में राइट साइड आपकी 0 थी, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्टली 0 आ रहा था। सो देयर इज नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट हियर नाउ ऑनवर्ड्स इन ऑल एग्जाम्पल्स योर RHS इज नॉन जीरो। तो जब आप बोलते हो कि आपके RHS नॉन जीरो है, मतलब आपको वहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। एंड टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल इन आवर सिलेबस देयर आर 3 मेथड्स। One is general, second is shortcut, and third is method of variation of parameter. And one of the important method is shortcut method. ये सबसे important method है। जनरल मेथड का आप ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाले हो, बट स्टिल अगर MCQ बेस कभी एग्जाम हो जाते हैं, अभी यूनिट टेस्ट में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ऑन दिस जनरल मेथड। ओके, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दैट मेथड डायरेक्टली। तो ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, I of t times y is equal to f of x, आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। जनरल मेथड आपको आइडेंटिफाई कैसे करनी है? जनरल मेथड एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 टाइप ऑफ वैल्यूज। फर्स्ट क्या है कि अगर आपका फाई ऑफ डी d माइनस एम आता है, d माइनस एम मतलब d माइनस 4, d माइनस 5, d माइनस 6,
माइनस, ये माइनस भी इतना स्पेशल नहीं है, D+4 भी चलेगा, है ना। D प्लस और माइनस m के फॉर्म में अगर आ जाता है, ठीक है, उस केस में आप जनरल मेथड यूज कर सकते हो। एंड फॉर्मूला क्या है, अगर आपका 5D माइनस m आता है तो फॉर्मूला क्या है, YP इज इक्वल टू D माइनस m में m आपको लेना है, तो e रेस टू, ओके, या सिंपली मैं आपको ये रिजल्ट जस्ट लेट मी इरेज इरेज करने के लिए फिर से जाना होगा तो यहाँ पे ये तो अभी समझ में आ गया आपको कि ये मेथड D माइनस एम और D प्लस एम के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ऐसे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, D+4 टाइम्स y इज इक्वल टू सम वैल्यू, D माइनस 10 टाइम्स y इज इक्वल टू सम फंक्शन। इन केसेस में आप जनरल मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है कि D माइनस एम आता है, मतलब D माइनस 10 के लिए मैं बोल रहा हूँ, D माइनस एम आता है तो रिजल्ट क्या है, YP इज इक्वल टू जो भी m का साइन है, प्लस आने दो माइनस आने दो, वो एज इट इज इंटीग्रेशन के अंदर आता है। अब देखो e रेस टू माइनस mx इनटू जो आपका राइट साइड का फंक्शन है वो मल्टीप्लाई करो, और बाहर इसका ही अपोजिट साइन लेना है, e रेस टू प्लस mx, ठीक है। चलो नेक्स्ट के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। D प्लस m आता है, प्लस m है तो e रेस टू mx अंदर आएगा, f ऑफ x से मल्टीप्लाई करो, अपोजिट साइन बाहर लेना है, सॉरी इसका अपोजिट साइन बाहर लेना है, ठीक है। हाँ, ये था फर्स्ट पार्ट, मैं एग्जांपल लेने वाला, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में आता है, मतलब देर इज इन दोनों का मतलब D माइनस M1 एंड D माइनस M2 ये प्रोडक्ट में आता है, तो ही आप जनरल मेथड का यूज कर सकते हो। इन दैट केस ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस जनरल मेथड, बट कैसे, YP आपका क्या होगा 1/5D इंटू एफ ऑफ एक्स, तो आप पहले क्या करो 1/D माइनस M1 को पहले ऑपरेट करो एफ ऑफ एक्स पे, इसको सॉल्व करो, कुछ तो आपको h ऑफ एक्स मिलेगा, फिर आप 1/D माइनस M1 पे ऑपरेट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट दैट फाइनल वैल्यू। दिस इज वन वे। सेकंड वे क्या होता है, आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। इज देयर, सो एवरीवन नोज द definition of how to convert a given value or given quotient into its corresponding partial fraction। ये पता है आपको सबको, पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है, everyone knows this, just tell me, do you know the partial fraction or not? तो मैं बस क्या सोच रहा हूँ कि is it necessary to add, ठीक है, इट्स बेटर टू टेक वन एग्जांपल डायरेक्टली, ठीक है। ये मैं आपको सेपरेट एक्सप्लेन करता हूँ, या अभी रहने दो क्योंकि इसमें मुझे एग्जांपल चाहिए। और फोर्थ केस क्या है कि अगर आपका 5D आता है, ओके, 5D आता है मतलब आपका YP क्या होता है 1/D इंटू एफ ऑफ एक्स। जब भी मैं बोलता हूँ कि 5D आता है मतलब आपको क्या सॉल्व करना है 1/D इंटू एफ ऑफ एक्स। जब भी मैं बोलता हूँ कि 5D स्क्वायर आता है तो आपको क्या सॉल्व करना है 1/D स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो उनके भी फॉर्मूलेज है डायरेक्टली। 1/D का मीनिंग क्या होता है, 1/D मतलब क्या होता है इनवर्स ऑफ D, है ना, इंटीग्रेशन, ओके। 1/D मतलब इनवर्स ऑफ D, वो क्या आने वाला है ऑब्वियसली इंटीग्रेशन। तो 1/D स्क्वायर क्या होगा डबल, 1/D क्यूब क्या होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, लाइक दैट, ठीक है। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद एग्जांपल्स डायरेक्टली। तो यहाँ पे टेबल आप चाहो तो डायरेक्टली टेबल रेडी करो, मतलब बेटर यू जस्ट प्रिपेयर दिस टेबल, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। सो 1/D माइनस एम इंटू एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, ये जो भी साइन है वो अंदर आ जाएगा, अपोजिट साइन बाहर, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 1/D प्लस एम का फॉर्मूला क्या है, e रेस टू mx आ जाएगा, प्लस साइन जो भी साइन है वो, अपोजिट साइन बाहर, इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। अभी मैं क्यों ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, बिकॉज विच इज नॉट, मतलब यही एक ऐसी मेथड है जहाँ पे थोड़ा बहुत हार्डली ये क्या दो एग्जाम्पल में आपको पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए। सो इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ओके। तो ये ज़रूरत नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन ऐड करने की, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे मतलब वो रूल अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मे भी आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप चाहो तो डायरेक्टली ये याद रखो। नेक्स्ट अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आता है तब आपको क्या करना है, आपको 1 बाय 1 ऑपरेट करना है, मतलब पहले इस पे ऑपरेट करो, इसको कंप्लीट करो, फिर इस पे ऑपरेट करो, ओके।
ये भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब पहले m2 आप अंदर ले सकते हो, पहले m1 भी आप अंदर ले सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू। हाँ, ये एक वे होता है, जनरली आप यही रेफर करते हो। और सेकंड क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन लेते हो। तो इसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन मैंने दिया है आपको। क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड, बाहर क्या लिखना होगी, देखो फर्स्ट माइनस सेकंड 1/d माइनस m1 माइनस 1/d माइनस m2 और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 1 दिस m1 माइनस m2। इट इजी, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है पार्शियल फ्रैक्शन, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि आप a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिखते हो, प्लस आपको b अपॉन सेकंड फैक्टर लिखना है, फिर आपको a कैलकुलेट करना है, वो a आता है 1/m1 माइनस m2, फिर आपको b कैलकुलेट करना है, वो भी आता है 1/m1 माइनस m2, फिर ये बाहर आ जाता है, सॉरी ये माइनस टाइम्स आता है, फिर ये बाहर आने के बाद वो माइनस यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। बट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है, इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्डली एक ही एग्जाम्पल आपको है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर, तो उसके लिए फिर इतनी थ्योरी ऐड करना कोई लॉजिक नहीं है। तो आप बस क्या करो, फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1 दिस m1 माइनस m2, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज हेल्पफुल। और ये लास्ट का तो आपको पता ही है, डी का मतलब होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन, डी स्क्वायर का होता है डबल इंटीग्रेशन, डी क्यूब का होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। ओके, अभी इसके आगे जो भी पार्ट जाएगा विच इज डिपेंड ऑन योर नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो विल टेक फ्यू एग्जांपल्स एंड देन विल स्टॉप। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e रेस टू x। करेक्ट, आपको पता है पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री कैलकुलेट करना है, ये आपको डी में कैसे कन्वर्ट करना है वो तो समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री करना है, उसके लिए फाई ऑफ डी इक्वल टू 0, इसके रूट्स कैलसियम में कैलकुलेट करो, वो रूट्स आते हैं -2 एंड -1, तब आपका वाई सी क्या होगा c1 e रेस टू -2x प्लस c2 e रेस टू -x। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे अभी भी इस स्टेप तक डाउट है? इज दिस क्लियर? ओके, आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये इतना भी समझ में आता है ना, आप डायरेक्टली मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे जंप कर सकते हो, क्योंकि उस मेथड में बस उतना ही पार्ट चाहिए, है ना। एवरी टॉपिक इज लिंक विद दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी चाहिए आपको पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर का ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? पर्टिकुलर का फॉर्मूला yp इज इक्वल टू 1/phi ऑफ d इंटू एफ ऑफ एक्स। फाई ऑफ डी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 डाल दिया। यस 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 यस, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं होता कुछ भी, आपको बस सॉल्व गिवन होगा। नाही ना, मार्क काय भेटणार आहे? 5 मार्काचा क्वेश्चन मध्ये असतं 1 मार्कच असतं त्याला। सो मेन टास्क इज टू कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अगर आपने सब में कॉम्प्लीमेंट्री कैलकुलेट किया तो 8 मार्क में से आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। हाँ, करू शकता ना सगळं मेथड, जे सोपं पडेल ते। आता हा शॉर्टकट नाही होणार नाही, का होणार नाही? कारण e रेस टू एक्स फंक्शन शॉर्टकट मेथड मध्ये नाहीच आहे, म्हणून हा शॉर्टकट नाही होणार नाही, व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटरने होईल, ठीक आहे। बट व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटरला पण इश्यू काय आहे, व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर हा फक्त सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन साठीच चालतो, म्हणजे d2y बाय डी एक्स स्क्वेअर साठीच चालतो। इथं जर डी क्यूब असतं तरी पण चालला नसता, कळलं? फक्त डी स्क्वेअर सेकंड ऑर्डर साठीच चालतो मेथड ऑफ व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर। त्यामुळे तुम्हाला या तिन्ही मेथड थोड्या थोड्या आल्या पाहिजे तरच पॉसिबल आहे, बिकॉज देर आर सम रेस्ट्रिक्शन्स ना। शॉर्टकट मेथडला पण काय रेस्ट्रिक्शन आहे, मेथड ऑफ व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटरला पण काय रेस्ट्रिक्शन आहे, या मेथडला पण काय रेस्ट्रिक्शन आहे, कारण ह्या मेथडमध्ये इंटिग्रेशन डिफिकल्ट असतं। अंडर इन दिस मेथड ॲक्च्युली इंटिग्रेशन्स आर नॉट दॅट मच ट्रिवियल, ओके। देयरफॉर जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर दैट शॉर्टकट एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बट स्टिल देर आर सम एग्जाम्पल्स विच यू हैव टू सॉल्व यूजिंग जनरल मेथड ओनली, जैसे कि ये जो मैं ले रहा हूँ, है ना। ओके, सो लेट गो अहेड। तो यहाँ पे नीचे आता है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, दैट कैन बी रिटन एज d प्लस 2 इंटू डी प्लस 1, फैक्टराइजेशन, है ना, बिकॉज योर रूट्स आर -2 एंड -1। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, d माइनस ऑफ -2 इंटू डी माइनस ऑफ -1, तो ये आ जाता है d प्लस 2 एंड d प्लस 1। अब इसके आगे आप 1 बाय 1 ऑपरेट कर सकते हो, है ना, जैसे कि पहले d प्लस 1 को ऑपरेट करो। अब इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है, इंटीग्रेशन आता है, यहाँ पे +1 है तो वो सेम साइन अंदर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स
ई रेस टू एक्स, इसका अपोजिट साइन बाहर आ जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स। दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको अभी यूनिट टेस्ट में भी आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस। 1/d+1 ई रेस टू एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, ये सेम साइन अंदर लेना है। अगर यहाँ पे 2 आता तो यहाँ पे e रेस टू 2x आता और बाहर e रेस टू माइनस 2x आता। ठीक है, नाउ आपके पास रिजल्ट क्या है, 1/d+m। अब ये प्लस आने दो माइनस आने दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ये एक फॉर्मूला है ना जनरल मेथड का। तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई रेस टू यम इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और बाहर क्या आता है ई रेस टू माइनस एम एक्स। ये तो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, करेक्ट है। हाँ, तो इसमें बस क्या याद रखो, जो साइन होता है यम का सेम साइन अंदर आता है। अब देखो प्लस यम है तो प्लस यम है, और अपोजिट साइन बाहर आता है, एंड मल्टीप्लाई बाय दिस राइट साइड फंक्शन। ठीक है, अभी इसके लिए मैं लिख लेता हूँ, आप देखो अच्छे से, 1/d+2 ये एज इट इज। इसके लिए अभी क्या होगा, इंटीग्रेशन लिख दिया पहले, ये 1 है तो 1 इंटू एक्स, सो ई रेस टू 1 इंटू एक्स इज जस्ट एक्स। ठीक है, इसका अपोजिट साइन ई रेस टू माइनस एक्स, जैसे यहाँ पे था एम एक्स माइनस एक्स, एंड मल्टीप्लाई बाय ये जो भी नेक्स्ट है वो। अभी क्लियरली आ गया समझ में? नाउ हाउ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल, कैसे सॉल्व करोगे इंटीग्रल को, टी पुट करना है। ओके, और स्पेशली मैं आप सबके लिए क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है तो जितना मैंने पीपीटी में दिया आप उतना तो प्रिपेयर करो, एटलीस्ट उतना, वर्स्ट केस में। ओके, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से रहेंगे, बट आपको उतना तो समझ में आना चाहिए, अदरवाइज फिर इस टॉपिक में कुछ भी कवर नहीं होगा आपका। सो अभी ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्यों इंटीग्रल सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी हाउ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि इंटीग्रेशन में यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना है, ये कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? नहीं, क्या होता है, अगर आपके पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, अगर आपके पास फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव ये दोनों अगर आपके इंटीग्रेशन में आ रहे हैं, मतलब फंक्शन भी वहां पे उसका डेरिवेटिव भी वहां पे, उस केस में आप उस फंक्शन को टी पुट करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, फंक्शन अगर आपका ई रेस टू एक्स आता है तो उसका डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स आता है, वो भी यहाँ पे, तो फंक्शन भी वहां पे, फंक्शन का डेरिवेटिव भी वहां पे। इन दैट केस जनरली वी पुट एफ इज इक्वल टू टी, तो इसलिए मैंने ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी पुट किया है। ठीक है, एंड दैट इंप्लाइज ई रेस टू एक्स डी एक्स इज डी टी। तो अभी आप देखो ई रेस टू एक्स डी एक्स, इसके जगह पे आएगा डी टी, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू टी आ जाएगा, और बाहर का पार्ट एज इट इज। एंड ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन आता है अगेन ई रेस टू टी, बट आपको टी रिप्लेस करना होगा ओरिजिनल वैल्यू से, तो यह आ गया यहाँ तक। इसके आगे फिर से जाएगा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, डी प्लस एम का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन दे दो, ये 2 था इसलिए ई रेस टू 2x यहाँ पे आ जाएगा, अपोजिट साइन बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो भी लिखा है वो ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स। सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, तो पावर की एडिशन होगी, तो 2x माइनस एक्स एक्चुअली बिकम x, ई रेस टू माइनस 2x, ये बन जाएगा ई रेस टू एक्स, ये रहेगा ई रेस टू एक्स डी एक्स। ये फिर से वही इंटीग्रल है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अभी जो हमने सॉल्व किया था यही आ रहा है, फिर से सॉल्व करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। विल शो यू डायरेक्टली, सेम आता है, फिर से उसको सॉल्व करो, ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी पुट करके कंप्लीट करो, आगे आपका फाइनल वाई पे। ठीक है, तो एटलीस्ट ये जो जितने एग्जांपल इसमें ऐड किए ना, एटलीस्ट वर्क और एटलीस्ट ट्राई दिस एग्जांपल्स, है ना। इतना भी अगर आपका इंटीग्रेशन इतना भी आप परफेक्ट करते हो तो भी इनफ है। नाउ जस्ट ऐड वाई सी एंड वाई पी, दैट विल बी फाइनल सॉल्यूशन। सेकंड में भी अभी मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट, दैट यू कैन डू इट। ओके, इसके आगे ये पार्शियल फ्रैक्शन से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसके आगे मैं बोलता हूँ। सो 1 अपॉन, पहला फैक्टर क्या है d माइनस 0, सेकेंड फैक्टर क्या है d प्लस 1, और क्या है 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स। यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है, m1 इज 0, m2 क्या है 1। तो आपका फॉर्मूला क्या था पार्शियल फ्रैक्शन का, 1 अपॉन
m1 माइनस m2 1 upon d minus m1 minus 1 upon d minus m2, those who don't know. So this is equal to 1 upon 0 minus 1 is minus 1 in bracket 1 upon d minus m1 is d minus 0 minus 1 upon d minus m2, but m2 is actually minus 1 सॉरी, ये d माइनस m2 से कंपेयर करना तो m2 आपका होगा -1, तो यहाँ पे ये +1 आएगा, करेक्ट और नॉट? कंपेयर करो, हाँ, d माइनस m1 से कंपेयर करते हो तो m1 आता है 0 और d माइनस m2 से कंपेयर करते हो तो m2 आता है -1 नॉट +1, तो इसलिए ये आ जाएगा 0 माइनस -1 ये +1 होगा और ये d माइनस 0 और ये आ जाएगा d +1, ठीक है? तो वही होगा यहाँ पे नीचे देखो 1/d माइनस 1 अपॉन d +1, ये क्या आ गया, जस्ट 1 मिनट, इसको डिलीट करने दो। और फिर यहाँ पे I will show you that last step again. तो यहाँ पे आप देखो लास्ट में दिस इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप क्या करो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 1 अपॉन डी इंटू दिस एंड 1 अपॉन डी प्लस 1 इंटू दिस। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, स्लो हो गया अभी, जस्ट 1 मिनट। सो ठीक है, ऐसे दिखाता हूँ। तो 1 अपॉन डी इंटू दिस एंड 1 अपॉन डी प्लस 1 इंटू दिस, ठीक है, सेपरेट करने के बाद। और फिर उसके आगे 1 अपॉन डी, यह आपको मैंने जनरल मेथड में एक्सप्लेन किया था, 1/d मतलब इनवर्स ऑफ डी मतलब इंटीग्रेशन, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन आ रहा है ना। इज दिस क्लियर? ये पहला पार्ट क्लियर है क्या सबको? क्लियर? 1/d मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है इंटीग्रेशन। ये कैसे सॉल्व होता है दैट इज लेट, वो देखते हैं बाद में। हाँ, यहाँ पे 1 अपॉन डी प्लस 1 है तो सेम साइन अंदर आ जाएगा, अपोजिट बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दिस। तो आई थिंक ये स्टेप तक सबको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके एक इंटीग्रेशन का आप रिजल्ट याद ही रखो कि किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है, या फंक्शन उसका अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है, देन उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये सबसे फेमस रिजल्ट है इंटीग्रेशन का, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड था ना, इसमें 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, क्या है, ई रेस टू एक्स ही है ना, विच इज ऑलरेडी देयर इन न्यूमरेटर। इसलिए ये जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधी वीडियो है, ये वीडियो में मैंने डिलीट किया, ठीक है। ये क्लियरली आ गया समझ में सेकंड का पार्ट, यस और नो? हाँ, सेकंड में ये मैंने क्या किया है, ये जो नीचे का जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा था, इसलिए इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ दैट डिनोमिनेटर टर्म, दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू माई एक्स, 1 प्लस ई रेस टू एक्स। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको सॉल्व करने के लिए, अभी ये जो ऐसे क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आती है यार, इसको कैसे सॉल्व करें, आप क्या करो, एक पेजेस पे ना ये इंटीग्रेशन सेपरेट लिख कर ही रखो कि जब भी ये इंटीग्रेशन एग्जाम में आने वाला है मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे ऑफ लर्निंग, ओके। क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपका बेस नहीं है तो जितना मैं ले रहा हूँ, जितने मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एटलीस्ट उतने आपको अच्छे से प्रिपेयर करने। कभी कभी क्या होगा कि सिमिलर क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ई रेस टू एक्स की जगह पे ई रेस टू 2x होगा, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस सेम लॉजिक, है ना। तो इसलिए एटलीस्ट ये जो एग्जाम्पल है आप ये सेपरेट पेज पे लिख कर रखो, या सारे जो डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है दैट यू हैव टू राइट सेपरेटली, तो वो एक बार देखने के बाद आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्रिपेयर। ऐसे आपको प्रिपरेशन करना है। इसलिए सेकंड में मैंने क्या किया, अभी सेकंड में आप देखो 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है, नीचे का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव आता है ई रेस टू एक्स, बट विच इज नॉट देयर इन न्यूमरेटर, तो ये मेरा फेल हो रहा है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए
डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करने के लिए मैंने नीचे से e रेस टू एक्स को कॉमन लिया है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने नीचे से e रेस टू एक्स को कॉमन लिया है, तो क्या मिलेगा? कॉमन लेने के बाद e रेस टू एक्स की जगह पे 1 एंड 1 अपॉन e रेस टू एक्स बिकम e रेस टू माइनस एक्स। ओके, और फिर मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया, सो यू विल गेट e रेस टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e रेस टू माइनस एक्स। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी नीचे का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। वो ऊपर एडजस्ट होगा कैसे? बस माइनस एडजस्ट करो। तो मैंने माइनस एडजस्ट करके ऊपर एडजस्ट किया, तब आपका आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो आ गया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इज दिस क्लियर? कैसे आ गया? तो ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही चाहिए, बट स्टिल मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट जितने एग्जाम्पल, जितने इंट्यूशन में ले रहा हूँ ना, उतने आप एक नहीं दो बार सॉल्व करके देखो। मतलब यही सेम एग्जाम्पल आप कल भी ट्राई करो, 1-2-3 दिन के बाद भी ट्राई करो, तो आपको एक थोड़ा थोड़ा बेस मिल जाएगा। और धीरे धीरे आपका मतलब जैसे आगे आगे यूनिट जाएगा ना, वैसे वैसे आपका इंटीग्रेशन अच्छा होता जाएगा। हमें कुछ इन डिटेल में नहीं चाहिए, इतना कुछ आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं चाहिए इंटीग्रेशन का। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें भी अगर आपको समझ में आ जाती है, दैट इज इनफ। ओके, सिमिलरली तो इस नेक्स्ट में थोड़ा टाइम जाएगा, सो आई थिंक माई एनर्जी इज ओवर नाउ। हाँ हाँ, कोणता? कारण ते होमवर्क आहे ना। बरं थांबावे आपण 1 मिनिट। सो विल डू दैट, जस्ट 1 मिनट। देखते कि क्या क्या डाला है। हाँ हाँ, तर ते तर ते हाँ हाँ, एक्चुअली क्या मतलब मैं क्या करता हूँ हमेशा कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें पीडीएफ में ही रहती है। तो जितना पीडीएफ में ना, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ में मैंने ऐड किया या पीपीटी में जो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, बट उसके साथ भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रहते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, दैट इज देयर इन असाइनमेंट। तो आपको इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये लॉजिक आपको एंड तक रखना है, ये सही होगा एंड तक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पीडीएफ में ऐड करता हूँ या पीपीटी में ऐड करता हूँ, बट सारे पॉसिबल नहीं होते बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। इसलिए जो भी मुझे लेना था बट नहीं हो पा रहा है, वो मैं असाइनमेंट में ऐड करता हूँ। बट एवरीथिंग इज, मतलब जितना भी मैं असाइनमेंट और लेक्चर में ले रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है। ज़्यादातर लेक्चर का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेस होता है, उससे ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो कि एक मैं देखता हूँ कि कोई भी असाइनमेंट का एक क्वेश्चन लेके कि क्या कैसे करने में आपको दिखाता हूँ। इनफ है ना, इनफ है, इनफ है। हाँ हाँ, अभी असाइनमेंट में ना कोई भी क्वेश्चन मैंने जनरल का नहीं डाला है, तो आपको जनरल से कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। हायपरबोलिकचा आजच मी तुला एक डेफिनेशन दिली ना, हायपरबोलिकची आज लेक्चर होतं का काही? हाँ, हायपरबोलिकची की जो डेफिनेशन है ना, ओके, वो आपको यूज करनी है। सो आई विल गिव वन, या एक पे कोई भी आपको सॉल्व करके देता हूँ, जस्ट नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ उसके लिए। आप जो अभी बोल रहे थे ना, उसके लिए उसके लिए राइट साइड में बस हाइपरबोलिक का ही फंक्शन चाहिए ना। समझ में आ रहा है? नहीं चाहिए, हाँ, प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, तो इसलिए वो रूल आपका फेल होगा जो अभी आप बोल रहे थे, बट विच इज करेक्ट। ठीक है, जो आपने अभी बोला था वो करेक्ट था, बट कंडीशन क्या चाहिए कि वो आप एक सिंगल फंक्शन चाहिए, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है। तो जब भी फंक्शन आपका प्रोडक्ट में आता है ना, तब आपको क्या करना है, दैट आई विल शो यू। पेस्ट करने दो मुझे यहाँ पे। तब आपको क्या करना है, तो मैंने आई थिंक प्रीलिमरीज का जो लेक्चर था, जो आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको आगे जाकर ये डेफिनेशन चाहिए, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की डेफिनेशन। ठीक है, विच इज e raised to ax minus e raised to minus ax by 2 and cos
hyperbolic ax which is e raised to ax minus e raised to प्लस बाई 2। ओके, बस ये दो डेफिनेशन यूज करने थे। ये राइट साइड आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाती। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। पहले कॉम्प्लीमेंट्री आई थिंक कैन वर्क ऑन दिस। क्या है इसके रूट्स, बोलो क्या है, कैलकुलेट करके बोलो जल्दी से। एक तो जीरो आने वाला है, फिर डी स्क्वायर प्लस 3, सो प्लस और माइनस आई रूट 3। यू कैन डू इट ऑन कैलकुलेटर। करेक्ट है ना, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, सो वाई से आपका क्या आता है, c1 e रेस टू 0x प्लस e रेस टू 0x, कॉम्प्लेक्स है ना ये, देन c1 cos ऑफ रूट 3x प्लस, सॉरी c1 नहीं c2 आएगा यहाँ पे, c3 साइन ऑफ रूट 3x। ओके, इस पर मुझे डाउट है तो बोलो, जितना अभी मैंने लिखा है। फिर सबको चेक करना है, अगर किसी एक को भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बोलो, क्योंकि एटलीस्ट ये तो नहीं होना चाहिए कि जितना आज पढ़ा है वो भी ऊपर से ये कॅल्सीवर येऊन जाईल। म्हणजे हे तुम्ही काय जास्त विचार करू नका एका सर केलंय मी, की कॅल्सीवर पुट करा, 0 येऊन जाईल। कॅल्सी मध्ये फक्त कॉम्प्लेक्स के रूट कॅल्सी में अलग अलग आते हैं, बट आपको लिखते समय कंबाइन में लिखना है। ओके, कॅल्सी में पहला आ जाएगा आई रूट 3, सेकंड आ जाएगा माइनस आई रूट 3, बट आपको लिखते समय प्लस और माइनस आई रूट 3 लिखना है। नाही केलं तरी चालतं, मी फक्त तुमच्या समजण्यासाठी लिहिलं होतं, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट दैट ई रेज टू 0x, वो वन ही रखना है डायरेक्टली। ओके, सो आई होप कि ये तो सबको क्लियर है। अभी मैं वाई पे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला क्या है, 1 डी क्यूब प्लस 3d cos hyperbolic 2x into sin hyperbolic 3x. Okay, side by side you can put your roll number in chat box because you will get this attendance also. ठीक है, just 1 minute. Now this is the last example that I will solve. Okay, need some time. Side by side you can put. Okay, इसके आगे आपको मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया था, okay, कि आप क्या करो, ई कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन यूज करो, तो 1 by 1 में यूज करता हूँ। तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x की डेफिनेशन क्या है, ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन हाइपरबोलिक 3x की डेफिनेशन क्या है, ई रेस टू 3x माइनस ई रेस टू माइनस 3x बाय 2, है ना। अभी नेक्स्ट 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 क्या होता है, 1 by 4, तो वो बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, है ना। मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d, क्या मिलेगा यहाँ पे, ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x, हाँ नेक्स्ट ई रेस टू 3x माइनस 3x। ठीक है, अभी इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है, आराम से करो कैलकुलेशन तो करेक्ट ही आएगा। सो विच इज इक्वल टू 1 by 4 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d। नाउ डू दिस प्रोडक्ट, तो ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 3x क्या आएगा, बोलो मुझे, प्रोडक्ट करना है। ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 3x, ई रेस टू 5x। नेक्स्ट ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस 3x क्या आने वाला है, e raised to x, e raised to minus 2 plus this, you will get plus e raised to plus x। अभी क्या है, माइनस ये आ जाएगा e raised to minus 5x। ठीक है, ये और भी क्विकली हो जाता आगे, ठीक है। चलो विच इज इक्वल टू सेपरेट करो, हाँ सेपरेट करो 1 by 1। इसके आगे एक और रिजल्ट है, वो भी आप यूज कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला हूँ। इसको भी आप हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर हाइपरबोलिक का आपके पास रिजल्ट है, बट ठीक है लेट इट बी। यहीं पे सेपरेट कर लेते, तो 1 by 4 में बाहर ही रखता हूँ। सो 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d ई रेस टू 5x माइनस 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d
ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d ई रेस टू माइनस 5x। अभी आपको पता है इसके आगे क्या करना है, जस्ट पुट d इक्वल टू 5 हियर, हो गया। अगर 0 आता है तो कुछ चेंजेस करने हैं, जस्ट पुट d इक्वल टू, नहीं शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट जनरल का क्वेश्चन है ही नहीं असाइनमेंट में, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट पुट d इक्वल टू -1, ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में e रेस टू ax आता है ना, शॉर्टकट मेथड क्या है कि अगर e रेस टू x आता है तो आपको d इक्वल टू a पुट करना है, हो गया, इतना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड है, तो उसके वीडियो आप एंड तक देखो, तभी आपको वो समझ में आएगा। यहाँ पे d इक्वल टू 1 पुट करो, यहाँ पे d इक्वल टू -5 पुट करो, ये जो भी रहेगा दैट विल बी फाइनल आंसर। था क्या डिफिकल्टी है? आपको प्रॉब्लम क्या थी? बिकॉज यू डोंट नो द ट्रिक हाउ टू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। हाँ, सो वो ठीक है ना, मतलब दैट इज ओके, बट ये चीजें अगर आप देखते हो तो बाकी कुछ नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है। अगर मैं, हाँ, अभी आई थिंक क्वेश्चन 2 में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, करेक्ट। क्वेश्चन 2 में यहाँ पे आपके पास साइन 2x प्लस 3 के लिए कोई रिजल्ट नहीं है क्या रिजल्ट साइन ऑफ 2x प्लस 3 के लिए? साइन 2x प्लस 3 के लिए रिजल्ट है कि नहीं? साइन ऑफ x का रिजल्ट है, साइन ऑफ x प्लस b का नहीं है, तो ये क्लोज है। साइन ऑफ x का रिजल्ट है, बट साइन ऑफ x प्लस b का रिजल्ट नहीं है। इसलिए यहां पे आपको क्या करना होगा, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज करो, फिर आप ऑपरेट करो। बाकी ये तो ट्रिवियल है, दोनों के लिए फॉर्मूला है। थर्ड में क्या करोगे? थर्ड में क्या करो, कॉस स्क्वायर को रिप्लेस करो। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर? 1/2, उससे रिप्लेस करो, ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करो और फिर सेपरेट करो। देखो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया है पीपीटी में, जहाँ पे 3 फंक्शन आ रहे थे, तो कैसे सॉल्व करना है, तो दैट यू कैन रेफर। यहाँ पे 2 बार फॉर्मूले जाने वाले, तो थोड़े मतलब लेवल मैंने ज़्यादा ही रखी है, बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू कॉन्फिडेंस अबाउट यूनिट 1। ओके, ये करते हो तो बाकी सारी चीज़ें ट्रिवियल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे 2 बार 2 फॉर्मूले आने वाले, एक ई रेस टू एक्स इंटू वी का आएगा पहले यहाँ पे, और उसके बाद एक्स इंटू वी का आएगा, तब जाके फोर्थ सॉल्व होगा। कैलकुलेशन लेंदी नहीं है। 5th और 6th में स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ही मेथड, एक ही मेथड है, उससे ही करना है। और ये जो 7, 8, 9, 10 है ना, इनमें आपको बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर आपको शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करना है चारों में, ठीक है। हाँ, असू दे ना, त्याच्यात काय करायचं, तू काय केला असेल, एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई रेस टू झेड पुट केला असेल, बरोबर। मग एक्सची व्हॅल्यू काय आली, ई रेस टू झेड -1 आली, ती व्हॅल्यू फक्त याच्यामध्ये पुट करून द्यायची। 2 इन ब्रॅकेट ई रेस टू झेड -1 प्लस 3, 2 इन ब्रॅकेट ई रेस टू झेड -1 प्लस 3, आणि सॉल्व करून घ्यायचे, मल्टिप्लाय वगैरे करून घ्यायचं, सगळं ई रेस टू झेड मध्ये जाईल, कळलं का? तसंच करायचं, एक्स कॅल्क्युलेट करायचा फक्त, आणि एक्स इथे टाकून द्यायचा, 2 इन ब्रॅकेट दॅट एक्स, सॉल्व करायचं, थोडं सिम्प्लिफाय करायचं, त्याला जरा सिम्प्लिफाय करायचं आणि सॉल्व करायचं। सगळे लक्षात ठेवायचं, व्हेरिएबल कोएफिशियंट असेल ना तर सगळे शॉर्टकट मेथडमध्येच जातात, बाकी मेथड पाहायच्या पण नाही, चेक पण नाही करायचं। म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की शॉर्टकट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट मेथड, ठीक आहे। तर आपण असाच एखादा नेक्स्ट स्लॉट पाहूया। म्हणजे आता तुम्ही, मला काय म्हणायचं की आता कॉम्प्लिमेंटरी तुम्हाला समजलंय, ओके, आणि व्हिडिओमधून तुम्हाला सगळे नेक्स्ट समजतील, आता समजतील, ओके। या अगोदर तुम्हाला लिंक नव्हती, पण आता थोडेफार तरी समजतील, त्यामुळे तुम्हाला जेवढे समजून घेता येईल तेवढे समजून घ्या। आपण असंच एक नेक्स्ट लेक्चर शेड्यूल करू, विच विल बी द लास्ट लेक्चर, कारण आपल्याला अजून टाइम आहे युनिट टेस्टला, आणि त्या लेक्चरमध्ये आपण मग आता शॉर्टकट आणि ही मेथड घेऊया, कारण बऱ्याच मुलांना आता शॉर्टकटचं थोडंफार आयडिया आहे, म्हणजे तुम्ही हे आन्सर देताय
त्यामुळं म्हणजे तेवढं तर चांगलं वाटलं की तुम्ही ॲटलीस्ट व्हिडिओ पाहिलेले आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे एकदा तुम्ही पाहून घ्या, ज्यांनी अजून पण नाही पाहिले व्हिडिओ पहा, मग त्या पाहिलं तरच तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये समजेल. नाही तर काय होईल, एवढ्या स्पीडमध्ये विदिन 1 or 2 hour, बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक आई हैव गिवन अराउंड 10 लेक्चर्स 10 hours, और वो मुझे आपको 1 hour में 2 hour में एक्सप्लेन करना है. तो इसके लिए आपको पहले प्रिपेयर करके आना है, तब आपको वो जल्दी जल्दी समझ में आएगा क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, कैसे स्विच कर रहा हूँ. सो दैट आई विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट लेक्चर, बट स्टिल आप रीड करो शॉर्टकट और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो देखते हैं कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है. वो हो गया ना, ये कुछ भी नहीं है, ये ट्रिवियल पार्ट है. 7, 8, 9, 10 ये ट्रिवियल है. इसके लिए बस आपको शॉर्टकट मेथड प्रिपेयर करनी है. अगर आपको शॉर्टकट मेथड आ रही है तो 7, 8, 9, 10 आपके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे. सो दैट्स वाई इन एवरी एग्जाम्पल शॉर्टकट